नमस्कार दोस्तों, मैं मंदेया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द नर्सिंग ऑर्बिट के अंदर। आज हम पढ़ेंगे, हमारा एक टॉपिक है साइकाइट्रिक के अंदर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। सबसे पहले वो देखते हैं ये होता क्या है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। आपको सुनने में बड़ा ही अजीब लग रहा होगा कि ये क्या होगा। आपने सुना होगा और काफ़ी सारी मूवीज़ में भी देखा होगा कि जब किसी को भी हम मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं तो वहाँ पे उसको करंट दिया जाता है। क्या किया जाता है, वहाँ पे उसको करंट दिया जाता है। तो जो वो करंट दिया जाता है उसी थेरेपी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है। अब हम देखते हैं भाई, ये इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो करवाया था दो साइंटिस्ट थे हमारे, एक का नाम बीनी और दूसरे का नाम क्या था, कार्लेट। एक का बीनी और कार्लेट के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? अप्रैल 1938 के अंदर। तो जो ये इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है ये स्टार्ट कब से हुई थी भाई? 1938 के अंदर इसको शुरू कर दिया गया था। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा इसका, कि ये कैसे काम करती है ये थेरेपी कैसे काम करती है। ये इस थेरेपी की वजह से क्या होता है भाई, ग्रैंड मॉल सीजर्स क्या होते हैं, ग्रैंड मॉल सीजर्स इसकी वजह से पेशेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, करंट देने की वजह से। और ये क्या करते फिर डिक्रीज कर देते हैं पेशेंट की एक्टिविटी को। जैसे मेनिया है पेशेंट को, उसको जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा हो उसको वो डिप्रेस कर देंगे। जो सिम्टम्स है वो डिप्रेस हो जाते हैं पेशेंट के। और इसका जो एक्चुअल में रियल जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। अभी तक क्या देखा गया है कि जो इसमें करंट दिया जाता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में, उसकी वजह से पेशेंट को ग्रैंड मॉल सीजर्स आते हैं और जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद टाइप्स, कितने टाइप की होती है? ये होती है दो टाइप की, एक होती है डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर क्या होता है, देखो इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में बस एक डिफरेंस है। डायरेक्ट में हम ना तो कोई एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को और ना ही कोई मसल्स रिलैक्सेंट देते हैं। क्या नहीं देते हैं? मसल्स रिलैक्सेंट। ठीक है, बल्कि इनडायरेक्ट ईसीटी के अंदर हम क्या देते हैं पेशेंट को, मसल रिलैक्सेंट और एनेस्थीसिया। जिसको हम इनडायरेक्ट ईसीटी या फिर जो इसका नाम है वो क्या होगा, मॉडिफाइड ईसीटी। क्या बोलेंगे इसको? मॉडिफाइड ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी और मॉडिफाइड ईसीटी। ईसीटी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कहाँ पे प्लेस किए जाते हैं करंट देने के लिए, उनकी हम प्लेसमेंट देते हैं। ये भी दो टाइप का होता है। पहला कौन सा होगा, बाइलेटरल, और दूसरा कौन सा होगा, यूनिलेटरल। बाइलेटरल में जैसे आप समझते हो बाई आ गया, बाई मतलब दो। ठीक है, मतलब दोनों साइड में इलेक्ट्रोड्स प्लेस होंगे। वो प्लेस कहाँ पे होंगे, ठीक है, वो देखें। बाइलेटरल में 2.5 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर, अब वो 2.5 से 4 सेंटीमीटर अबो, मतलब ऊपर की साइड। कहाँ से? जो ये ट्रेगस होता है फ्रॉम मिड लाइन दैट ज्वाइंट tragus of ear and outer canthus of eye। कहाँ पे होगा भाई?
2.5 से 4 सेंटीमीटर ऊपर। कहाँ से ऊपर? जो हमारी आँख का आउटर कैंथस होता है, मतलब ये वाला पार्ट हमारी आँख का आउटर कैंथस ऑफ आई और ट्रेगस, जो लाइन ट्रेगस को और आउटर कैंथस ऑफ आई को जोड़ेगी, उस लाइन के बिल्कुल बीच से 2.5 से 4 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करेंगे दोनों साइड बाइलेटरली। और यूनिलेटरल में क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है भाई। यूनिलेटरल का मतलब एक साइड में होगा। एक साइड में कहाँ पे होगा? इसमें होता है नॉन डोमिनेंट साइड। नॉन डोमिनेंट साइड कौन सी होगी? मतलब भाई कोई राइट हैंड से अपना काम करता है तो उसकी डोमिनेंट साइड कौन सी हो गई? राइट साइड हो गई। और जो लेफ्ट हैंड से काम करता है उसकी डोमिनेंट साइड कौन सी हो जाती है? लेफ्ट हो जाती है। तो इसमें कौन कहाँ पे प्लेस करेंगे? नॉन डोमिनेंट साइड के अंदर। कहाँ पे? नॉन डोमिनेंट साइड के अंदर। हाँ भाई, नॉन डोमिनेंट साइड, जो पर्सन राइट हैंड से काम करता है उसकी नॉन डोमिनेंट साइड होगी, जो वो राइट तरफ ही होगी। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा राइट साइड का हिस्सा है हमारे माइंड का, हमारे ब्रेन का, वो हमारी किसको ऑपरेट करता है? लेफ्ट पार्ट को, बॉडी के। और जो लेफ्ट पार्ट है ब्रेन का, वो हमारे बॉडी के राइट पार्ट को ऑपरेट करता है, ऑर्डर देता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा भाई? नॉन डोमिनेंट साइड, जो राइट हैंडेड पर्सन होगा उसके अंदर राइट साइड ऑफ ब्रेन, मतलब कि यहीं पे हम इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे। ठीक है, और सेफर भी यही माना गया है। उसके बाद हम बात करेंगे पैरामीटर्स की। ईसीटी के अंदर पैरामीटर्स कौन कौन से फॉलो किए जाते हैं? पैरामीटर्स के अंदर सबसे पहले जो होगी वो हम वोल्टेज की बात करते हैं। वोल्टेज कितनी दी जाती है? तो वोल्टेज क्या होगी? 70 से 120 वोल्ट। क्या होगी? 70 से 120 वोल्ट। और जो करंट दिया जाएगा वो कितना होगा? करंट 1200 से 1600 मिली एम्पियर। कितना होगा? 1200 से 1600 मिली एम्पियर। टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? टाइम ड्यूरेशन कितना होगा भाई? 1 सेकंड से लेकर 1.5 सेकंड तक। 1 से 1.5 सेकंड के लिए हम ईसीटी प्रोवाइड करवा देते हैं। और जो एक्यूरेट रहेगा इसका 0.621 सेकंड। ये भी आपको बहुत सारी जगह देखने को मिल जाए, 0.621 सेकंड। उसके बाद करेंगे इंडिकेशंस की, मतलब किस किस को ये थेरेपी दी जाती है। क्या है? किस किस को ये थेरेपी प्रोवाइड करवाई जाएगी? किस किस को? डिप्रेशन वाले पेशेंट को। सबसे पहले किसको भाई? डिप्रेशन वाले पेशेंट को, जो डिप्रेशन में गया होगा या फिर जिसके सुसाइडल थॉट होंगे, जो सुसाइड करना चाहता होगा, उस पेशेंट को क्या प्रोवाइड किया जाता है? ईसीटी। फिर या फिर जिस पेशेंट को सिजोफ्रेनिया हो, सिजोफ्रेनिया हमने पहले करवा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। ठीक है, सिजोफ्रेनिया पेशेंट हो, मेनिया का पेशेंट हो, या फिर कैटाटोनिक स्टूपर हो पेशेंट को, तो इन सब पेशेंट्स को क्या दी जाती हैं? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी प्रोवाइड करवाई जाती है। जो मेन होगा वो किसके लिए? डिप्रेशन वाले पेशेंट को। फिर है कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब किस किस को हम नहीं देते हैं। सबसे पहले होगा इसका एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होगा? कि इसको तो ये ईसीटी प्रोवाइड करवानी ही नहीं है। किसी भी कंडीशन में पेशेंट बेशक मर भी जाए तब भी ये ईसीटी उसको प्रोवाइड करवानी नहीं है, क्योंकि वैसे तो पेशेंट मर ही रहा है। अगर उस कंडीशन में आपने ईसीटी दे दी फिर तो वो कन्फर्म है कि वो मरेगा ही मरेगा। वो कौन सी कंडीशन होगी? एब्सोल्यूट है जब पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ हो। आईसीपी क्या होता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर, मतलब कि हमारे दिमाग के अंदर एक प्रेशर पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जब वो प्रेशर बढ़ जाए उस कंडीशन में हम ईसीटी नहीं देते हैं। ठीक है, फिर रिलेटिव क्या होगा? कि जिसमें हम दे भी सकते हैं और नहीं भी। वो प्रेगनेंसी, एमआई, या फिर जिसको पेसमेकर लगाओ। पहले पेसमेकर पता भी क्या होता है?
पेसमेकर वो आर्टिफिशियल चीज़ होती है जो हमारे हार्ट को करंट प्रोवाइड करवाती है और जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट करता है, ठीक है। और वो कैसे चलती है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। अगर और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे दी हमने उस पेशेंट को तो क्या हो जाएगा, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं, क्या पढ़ेंगे भाई, कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएंगी, सबसे पहले पेशेंट को एमनेशिया हो सकता है। क्या हो सकता है, एमनेशिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है और डिसोरिएंटेशन, ठीक है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर आ सकती हैं। हाँ याद रखना, अगर सीजर्स, देखो सीजर्स वैसे तो क्या है, एक सिम्टम्स है, एक बीमारी है, ठीक है। आप अब ईसीटी देने के बाद तो सीजर्स आते हैं, आप उसको कॉम्प्लिकेशंस के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि हम ईसीटी दे क्यों रहे हैं, ताकि पेशेंट को सीजर्स आ सके, ठीक है। उसके बाद देखेंगे रोल ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। एक नर्सिंग ऑफिसर का रोल क्या होता है ईसीटी के अंदर, तो ये रोल 3 टाइप का होता है भाई। एक ईसीटी देने से पहले, एक ईसीटी देते टाइम और एक ईसीटी देने के बाद, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ईसीटी देने से पहले क्या रोल होता है। पहले क्या रोल होगा भाई, सबसे पहले तो क्या करेंगे, पेशेंट को एनपीओ रखेंगे। क्या करेंगे, पेशेंट को एनपीओ रखेंगे 4 से 6 घंटे पहले। दूसरा, कंसेंट लेंगे। दूसरा क्या होगा, पेशेंट का कंसेंट लेंगे। तीसरा, अगर पेशेंट ने कोई ज्वेलरी पहन रखी है या फिर डेंचर्स लगा रखे हैं, हम उन सबको रिमूव करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, हम पेशेंट के हेयर्स को वॉश करेंगे विद शैम्पू, क्योंकि जब हम करंट प्रोवाइड करवाएंगे तो जो ऑयली हेयर्स होते हैं वो उसको अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। ये हमें क्या करना है ईसीटी देने से पहले। और एक, अगर एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स पेशेंट की चल रही है तो पहली डोज, जो पहली रात को डोज दी जाती है या ईसीटी करने से पहले जो डोज दी जाएगी वो डोज हम पेशेंट को नहीं देंगे। किसकी, एंटी कन्वल्जेंट थेरेपी के अंदर जो भी उसको ड्रग्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो हम ड्रग्स उसको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, उसको सीजर्स प्रोवाइड करवाने हैं, रोकने नहीं हैं, इसलिए, ठीक है। उसके बाद ईसीटी देते टाइम क्या रोल होगा नर्स का, कि पेशेंट किस पोजीशन में होना चाहिए, सुपाइन पोजीशन के अंदर पेशेंट को लेटाना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा भाई, उसने टाइट क्लॉथ नहीं पहनने हैं पेशेंट को, और पेशेंट का ध्यान रखना है, पेशेंट के जो वाइटल साइंस हैं उनका ध्यान रखना है, बीपी, हार्ट बीट, इन सब का ध्यान रखना है, कहीं ये ज़्यादा वेरिएशन इनके अंदर ना आ जाए। उसके बाद आफ्टर ईसीटी क्या काम होगा, एक नर्सिंग ऑफिसर का आफ्टर ईसीटी काम होगा, पेशेंट को कौन सी पोजीशन में रखना है, साइड लाइन पोजीशन में। ईसीटी देते टाइम स्पाइन पोजीशन और ईसीटी देने के बाद साइड लाइन पोजीशन, ताकि जो भी सिक्रेशंस हैं उसकी वजह से पेशेंट का जो ईसोफेगस होता है, जो ट्रैकिया होता है, ठीक है, जो ट्रैकिया है उसको एस्पिरेट करके वो ब्लॉक ना हो जाए, इसलिए जो भी उसके सिक्रेशंस है वो बाहर की तरफ आ जाए, इसलिए क्या करते हैं, साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक जो था आज का इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी, ये यहाँ पे हमारा आज ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी को किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछे, और कमेंट ज़रूर करना भाई, लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो और लाइक करो, ताकि हमें भी पता लगे हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं और कहाँ पे हमें सुधार करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।